चलिए ठीक है, ये अपना स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके सो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, अरे एक मिनट रुकिए। अरे ठीक है, बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं रियल एनालिसिस में, क्योंकि बिना बेसिक्स के आप रियल को फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा दो तीन मोटिव समझ लीजिए कि मेरा पढ़ाने का होता क्या है मेथड, तो वो आप बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। देखो, मैं बेसिक्स को बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ जिससे आपको एक फील हो कि मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पकड़ते हैं। पहले तो आपको फील कराऊंगा कि हम चीज़ पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब उसको समझने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप भले ही आप सपोज आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी जिनसे आप वो खेल सकते हैं। क्या चीजें? सपोज बैट चाहिए होगा, है ना, सपोज बॉल चाहिए होगी। बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्रिकेट खेल लो, राइट? तो सेम चीज आप रियल एनालिसिस में करते हो कि आपको रियल का एनालिसिस, इसके टॉपिक देखो, टॉपिक का नाम क्या है? रियल, ये छोड़ क्यों रहा है? ओके, रियल एनालिसिस इस टॉपिक का नाम है। बेसिकली आप रियल का एनालिसिस करने वाले हो, मतलब जो भी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ना, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं? बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है और वो है सेट। ठीक, आई नो कि आप सभी ने इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ रखा होगा। मतलब आपने, आई थिंक हम लोग सेट किस क्लास में पढ़ते हैं? आई थिंक, चलो 9th 10th तो नहीं, 11th 12th में सब पढ़ लेते हैं, है ना? बट मैं आपको आज अभी एक डेफिनेशन लिखता हूँ और आपको ये बताने कि क्या ये डेफिनेशन सही है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ना हमारा, वो बेसिक के साथ कुछ मतलब दिमाग खोल देने वाला लेक्चर होगा कि हम छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको जरा ये स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से पूछना पड़ेगा। ठीक है, सो रेडी हैं आप लोग? रेडी रहिएगा, क्योंकि आंसर आपको देने हैं। ठीक है, सिंपल सा है, सबने पढ़ रखी है डेफिनेशन, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, और होती है तो मैं हूं। ओके सो, ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? वही अपना, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और जिसमें आप एक सेट को, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन लेते हो ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई उसमें रिपीटेशन नहीं होता है, और कुछ और भी चीजें होती हैं। सेट की प्रॉपर्टी होती है ना कि कोई दो एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो बाय वेल डिफाइंड मीन्स, अभी आपको बस ये बनाना है कि ये डेफिनेशन में कमी क्या है, क्योंकि आप सब पढ़ के आते हैं इसको। ठीक है, या फिर क्या ये डेफिनेशन सही लिखी है? दोनों चीजों को आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि सेट का डेफिनेशन हम पढ़ के आते हैं। ओके, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बाय वेल डिफाइंड मींस, बाय वेल डिफाइंड बी मींस, मतलब मेरा मतलब वेल डिफाइंड से यहां से है कि देयर इज नो कंफ्यूजन। एम्बिगुटी कह सकते हैं इसको। बेसिकली कंफ्यूजन का मतलब है कि यदि आप, अभी मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा कि आप किसी सेट को फॉर्म कर रहे हो तो वहां पे किसी चीज की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ और कह रहा हूं, दूसरे के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई सेट है तो सबके लिए वो एक ही फॉर्मेशन देना चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। यहाँ पे हम कंफ्यूजन को एम्बिगुटी भी कह सकते हैं। ठीक है, सो देर इज नो कंफ्यूजन, जिसको हम एम्बिगुटी कहते हैं, रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन
ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलिए, तो ये आपकी सेट का डेफिनेशन है जो कि हम लोग पढ़ के आते हैं। तो क्या कोई बता सकता है कि ये डेफिनेशन सही है या फिर इसमें कुछ कमी है, और वो क्या कमी है? सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सभी लोग पढ़िएगा। डेफिनेशन बहुत यूजुअली है, इसमें कुछ जो भी देखो, जिनको जो अपने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो भी परेशान नहीं हो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हम कहना क्या चाहते हैं सेट का डेफिनेशन से। बट आप में से कोई भी, मतलब आप लोगों ने ज्वाइन किया है क्लास, तो आप लोगों को फील होता है, ज्योति, विश्वजीत, पीयूष, डू यू नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? कुछ ठीक है या नहीं है? कमेंट इट। यदि आप करना चाहें मैं 1 मिनट वेट कर लूंगा, आप पढ़ लीजिए आराम से। क्या ये डेफिनेशन सही है? क्योंकि हमको शुरू से बेसिक्स पकड़ के चलना है, ठीक है? सो अच्छे से देखिएगा और बताइएगा। इट इज ओके, विश्वजीत कह रहे हैं ठीक है। ओके, एनीवन एल्स? ओके, मैं थोड़ा सा और रुकूंगा, जल्दी से आप लोग रिप्लाई देना चाहें दे सकते हैं। देखिए, और ये भी मैं कहूंगा, आप, मैं कभी भी आपसे, हमारे क्लास ऐसा ही चलेगा, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चनिंग करता हूँ, आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि मैं गलत आंसर दूंगा या सही आंसर दूंगा। आपको जो लगता है आप दीजिए, तब आपको पता चलेगा ना कि आपने कुछ सीखा, नया क्या सीखा मेरे से, है ना? तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये हम उस टाइम गलत थे, उस टाइम नहीं थे, है ना? ओके पीयूष, वेरी गुड। दैट्स द ओनली पॉइंट जो इस पूरी डेफिनेशन में गलत है, ठीक है? ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है? सो पीयूष ने फाइनली आंसर कर दिया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। देखिए, इस पूरी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, बस छोटा सा चीज है जो मैंने बोला भी था, आप लोग मेरी बात को पकड़ नहीं पाए। इसमें यह कि डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है? यदि हम डिस्टिंक्ट ही नहीं लिखेंगे तो बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है? सेट का डेफिनेशन ये नहीं होता है। जहां पे रिपीटिंग भी आने लगे, आप आगे पढ़ेंगे कि हायर स्टडीज में वो सेट पैकेट्स करके एक सेट बन जाता है, वो आने लगता है, ठीक है? तो डुअल सेट और भी है, कॉन्सेप्ट है, वो बन जाता है। बट यहाँ पे सेट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि वहां पे डिस्टिंक्ट वर्ड होना चाहिए, ठीक है? सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, समझ में आ गया? और यहाँ पे वेल डिफाइन का मतलब क्या है? ये जो मैं वेल डिफाइन कह रहा हूँ, जो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि सर वेल डिफाइन का मतलब क्या है, तो वेल डिफाइन का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है? कंफ्यूजन का मतलब है, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल से आई थिंक आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। सो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते कोई सेट के, कि सपोज पहला एग्जांपल, और फिर से मैं इस एक्सप्लेन करूंगा इस डेफिनेशन को कि कैसे हम इसको अप्लाई, क्योंकि सेट यदि आपको क्लियर है ना, तो समझ लो फिर आपका बेसिक ऑलमोस्ट सब क्लियर है। क्योंकि लोग बाग पूरी रियल पढ़ लेते हैं और सेट क्लियर नहीं रहता है, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। सो बी 1 मिनट रुक जाइए, कुछ बच्चे आए हैं, मैं एडमिट कर देता हूँ। ओके, तो लोग बाग सेट पढ़ लेते हैं बट उनको कोई आइडिया नहीं होता कि लास्ट तक की सेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं और मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों में से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो सेट बना रहा है और कौन सा नहीं बना रहा है। सो सबसे पहला, कलेक्शन ऑफ बैड स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है? एंड कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स who get collection of those students who get more than 75% marks in the class। थोड़ा सा मेरा राइटिंग हो सकता है बैड है, बट मैं इसको ट्राई करूंगा, क्योंकि बहुत दिन से मैंने अभी क्लास ऑफ चल रही थी, तो पेन टैब आसान नहीं होता है उसको पकड़ना, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है? सो टेल मी, इसको मैं चलो ए दे देता हूँ, ए एग्जाम्पल नंबर और बी एग्जाम्पल नंबर। तो आपको ये बताना है कि इसमें सेट कौन सा है, या दोनों है
या एक नहीं है या दोनों नहीं है। जिनको सेट क्लियर है वो बता सकते हैं, जिनको नहीं है उनको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं आपसे पूछूंगा हमेशा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोग कितना नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं शर्माना है कि, अच्छा आई थिंक ये म्यूट कर दो, ठीक है। तो आपको ये शर्माना नहीं है कि मैं गलत बता दूंगा या फिर कुछ भी, आप जो सोचते हैं आप कहिए, मैं आपको क्लियर करूंगा, सही करूंगा, एंड बताऊंगा कि यदि आपने गलती करी होगी तो आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती करी है, और आपने गलती नहीं करी होगी तो अच्छी बात है, ठीक है। सो ये दो एग्जाम्पल है, कुछ कमेंट आए हैं तो उसको देख लेते हैं आफ्टर डेट। फर्स्ट विश्वजीत कह रहे हैं कि फर्स्ट इज नॉट ए सेट, एंड पीयूष कह रहे हैं सर ओनली बी सेट है। अच्छा, दोनों का आंसर यही है कि बी सेट है। ओके गुड, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अब कैसे है, ठीक है। तो हम अपनी डेफिनेशन पे वापस जाएंगे और वहां पे समझेंगे कि कैसे ये बी सेट है, ठीक है। तो आपने आंसर तो बिल्कुल सही दिया है, देखो अब मैं बताऊं कैसे। आपसे पहले एग्जाम्पल में कह रहा था कि, एक मिनट मैं कलर चेंज भी कर लेता हूं, ओके। पहले एग्जाम्पल में आपसे कह रहा था कि कलेक्शन ऑफ बैड स्टूडेंट। अब मैं आपसे कहूं कि मैं यदि आपसे पूछूं, आप ऑब्जर्व करना थोड़ा सा, कि मैं आपको कहूं आपकी क्लास में मतलब गधे बच्चे कौन से थे, या फिर मतलब आपकी नजर में ऐसा कौन सा है जो हरामी टाइप का था, या फिर अच्छा होशियार नहीं था पढ़ने में। तो हो सकता है कि आपका, आपसे जिसकी पटरी नहीं खाती होगी आप उसको डाल दोगे कि यार ये अच्छा नहीं था, है ना। आप आपसे आपसे जिसकी दोस्ती नहीं होगी तो आप तो उसे डाल दोगे। हो सकता है जो आपका आपका जो दोस्त हो, और मैं आप ही के क्लास के दूसरे बच्चे से पूछूं कि आपकी नजर में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अच्छे नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपका फ्रेंड उसके लिस्ट में हो, क्योंकि उससे उसकी पटरी नहीं खाती हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जिन बच्चों को बता रहे हो जो अच्छे नहीं है वो अलग हैं, और वो जो बता रहा है उनमें जो आपने नहीं बताई वो अलग है। मतलब कंफ्यूजन हो गई कि कुछ बच्चे आपके में नहीं है, कुछ बच्चे उसके में नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो सेट की डेफिनेशन ऊपर कह रही थी। सेट का डेफिनेशन हमें क्या बताया गया था, अब हम उसको समझते हैं, अब समझ में आएगा जो मैं बता रहा था कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। पहली चीज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब, यदि क्लास में 5 बच्चे से पूछा जा रहा है तो पांचों बच्चे सेम आंसर देने चाहिए, ठीक है। अब उसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैंने लिखा भी है, देयर इज नो कंफ्यूजन। पांचों लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि भाई कौन अंदर है कौन बाहर है। तो वही लिखा है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। गॉट द पॉइंट, क्लियर। ये आपका सेट का डेफिनेशन है, और इसको हमेशा याद रखना, बिकॉज हम फंक्शन पढ़ेंगे तो सेट पे करेंगे, मैपिंग करेंगे, मैपिंग 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे तो भी सेट पे ही पढ़ेंगे। हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो भी सेट पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज तो नहीं, सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस इज ऑल्सो ए फंक्शन, मैं बताऊंगा आगे जाके, सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही होता है, उसको भी हम सेट पे ही डिफाइन करेंगे। सो सेट इज ए बेसिक टूल। गॉट द पॉइंट। तो सेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये हमारी जरूरत है, और ये बेसिक टूल है, इसके बिना हम रियल सीख ही नहीं सकते। तो सेट की डेफिनेशन आज के बाद आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअल में कहा जाए तो सेट की कोई, मतलब आप देखेंगे ना, ऐसा डेफिनेशन कहीं पढ़ा है आपने कि अजीबो गरीब डेफिनेशन है। तो एक्चुअल में इन हायर स्टडीज क्या बोला जाता है कि सेट का अपना कोई डेफिनेशन नहीं है, बट उसको एक डिफाइन करा जा सकता है कि हाँ यार ये सेट होता है, ये नहीं होता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, बट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम, हाँ सेट को ऐसे हम कह देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब नीचे आते हैं, सेकंड वाला कैसे सेट बन गया। अब सेकंड वाले में पढ़ो जरा, कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु गेट मोर देन 75% मार्क्स। मैं कहूं तुम आपसे मैं पूछूं, सपोज आपका नाम सपोज ए है, ठीक है, ए नाम है आपका। मैं आपसे पूछता हूं, अरे यार आपकी क्लास में किस किस बच्चे के 75% से ज्यादा आए। तो जिनके आए होंगे आप तो सब, चाहे भले ही आपका दोस्त हो, दुश्मन हो, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता हो, यदि उसके मार्क्स 75% से ज्यादा होंगे तो आपको उसका नाम लेना पड़ेगा। तो आप जो स्टूडेंट बताओगे, और मैं आप ही के क्लास के किसी दूसरे से भी पूछूंगा, वो भी वही स्टूडेंट बताएगा। क्यों बताना पड़ेगा, उसके 75 से ज्यादा आ रहे हैं, तो सेट तो सेम ही रहा। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ये सेट बनाएगा, क्योंकि दो चीजें हैं, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। गॉट द पॉइंट। कोई भी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेट का कॉन्सेप्ट है। सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई। और हम लोग, मैंने जैसा कल भी बताया था आपको,
कि हम लोग का थोड़ा सा जो अभी पहला और दूसरे क्लास है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेंगे, मतलब हम आराम से चलेंगे। बट आप ये मत समझना कि इतना ही स्लो पूरा रियल चलेगा, तो फिर अब मुझे लगता है 1 साल निकल जाएगा तब रियल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम स्पीड बढ़ाएंगे बट अकॉर्डिंग टू यू, आप जैसे आंसर देंगे मुझे लगेगा कि हाँ मतलब यू कैन कैपेबल कि थोड़ा सा स्पीड, तो देन वी लाइक इंक्रीज आर स्पीड। ओके, और मैं आप सभी से कहूंगा जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं आप लोग लाइव ज्वाइन करें। लाइव में आप अपने डाउट्स लाइव पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि रिकॉर्डेड में आप बाद में पूछेंगे वो तो मैं आंसर कर ही दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, बट लाइव ज्वाइन करिए। लाइव में आपको आप लाइव के रुपए दे रहे हैं, रिकॉर्डेड मत देखिए। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव ऑन। किसी को कोई प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर हम चलते हैं अब एम्प्टी। सबसे 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 पहले हमारे दिमाग में यही आता है, कोई सेट हो गया, ठीक है, हमने सेट बना दिया। अब सेट में एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसे पहला चीज क्या आता है, नहीं होगा तो क्या कहते हैं और होंगे तो क्या कहते हैं। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को, बट उससे पहले किसी को कोई डाउट कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन। और मैं ये भी कहूंगा कि भाई आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूं। यदि आज सपोज आपने क्वेश्चन पूछा मेरे को नहीं आया, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट डे आके बताऊं आपको, ठीक है, पर बताऊंगा जरूर। ठीक है, मतलब पहले तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि कभी कभी मतलब ऐसा भी हो जाता है कि नहीं आता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो सबके साथ होता है। बट ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके सारे डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज है, ठीक है, तो आपके डाउट्स हमेशा क्लियर होंगे। ओके, सो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, इसी को आगे करते हैं कि सपोज आपने कोई सेट लिया, ठीक है, अब आपका सेट का डेफिनेशन क्लियर है ना। सपोज आपने सेट लिया, आपने सेट ये रिपीट कैसे हो रही है आप। कैसे होती है आप? ज्योति प्लीज, ओके ठीक है, म्यूट। चलिए, ज्योति आपको कुछ पूछना है, यू आर ओपन योर माइक सो आई आस्क यू। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बुला लूंगा। ओके, चलिए, आप कमेंट कर देना यदि किसी को भी कुछ पूछना है, यू कैन कमेंट सर आई वांट टू से समथिंग, देन आई ओपन इट। चलो, सो ओके, सो चलिए, तो अब मैं कह रहा हूं एक बहुत ध्यान से, सिंस एम्प्टी, सपोज कोई आपने सेट डिफाइन किया जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है पर वो वेल डिफाइंड है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल भी देंगे कि एम्प्टी सेट हाउ इट इज पॉसिबल कि आप वेल डिफाइंड भी है और इसमें कोई एलिमेंट भी नहीं आ रहा है, तो कैसे इट इज पॉसिबल कि हम राइट कैसे कर सकते हैं, मतलब कांट इवन थिंक कि हाउ इट इज पॉसिबल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, एंड सिंस एम्प्टी सेट या एम्प्टी कलेक्शन कह सकते हैं, पहले वेल डिफाइंडनेस हम देख लेते हैं, उसको फिर सेट कह देंगे। ओके, सिंस एम्प्टी कलेक्शन, मतलब एम्प्टी कलेक्शन का मतलब है मैं सेट का डेफिनेशन ले रहा हूँ। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन कहता है सेट की डेफिनेशन में, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक एम्प्टी कलेक्शन ले रहा हूँ। एम्प्टी कलेक्शन का मतलब है मैंने एक मतलब डेफिनेशन लिखी जो सेटिस्फाई कर रही है, वेल डिफाइंड है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी कलेक्शन। मतलब हमने बहुत सारा कलेक्शन लिया बट उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ओके, सेटिस्फाई कर रही है डेफिनेशन को। अभी देखेंगे क्या है। तो सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हमें वेल डिफाइन ही चाहिए होता है, वेल और डिफाइन, ठीक है। सो सो सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो वी मस्ट हैव concept of empty set और void set। अभी मैं बताऊंगा ये void कहाँ से वर्ड निकल के आता है, इनके बारे में ही बताऊंगा। रसेल पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो इस लेक्चर में हो सकता है शुरू में आपको लग रहा हो यार ये तो बहुत ही ऐसा लेक्चर चल रहा है मजे नहीं आ रहे, अभी आएंगे मजे। अभी मैथ्स आपको प्योर सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो वी मस्ट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का दूसरा नाम वॉइड सेट भी होता है, ठीक है। सिंबल की बात कर ले कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
सो सिंबल इज बहुत यूनिक है। बहुत सारे लोग एम्प्टी सेट को ऐसे लिख देते हैं, बट दिस इज नॉट ए 5, ध्यान रखना। तो ये आपका जो सिंबल है ये आपका रॉन्ग सिंबल है। 5 को हम हमेशा ऐसे करते हैं, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी लिखूंगा नहीं, मैं हमेशा यही रॉन्ग वाला बना देता हूं। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपका ये वाला करेक्ट है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं 5। एंड सिंगल आप करली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हो, इसको भी हम वॉइड सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। तो बोथ आर द सिंबल जो यहाँ पे बने हैं, ये दोनों सिंबल आपकी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये जो हम लोग बनाते हैं ना, ये हम लोग का जो कायदा है ऐसे बनाने का, ठीक है, ये 5 के सिमिलर तो है, ठीक है, मतलब लगता है एक जैसा है, बट ये एम्प्टी सेट का सिंबल नहीं है। ये ध्यान रखना आप सब, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि छोटे मोटे आप इंटरव्यू देने जाएंगे एमएससी के लिए तो ये आपको पूछ दिया जा सकता है, और आपने वहां गलत भी 90% चांस है बच्चे गलत ही बताते हैं। सो बी इन माइंड, हम लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, ठीक है। हम लोग यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। ओके, सो ध्यान रखना। तो एम्प्टी सेट समझ में आ गया। क्योंकि अब अच्छा एग्जांपल दे देते हैं एक। मैं कहता हूं कि सपोज अब सेट है तो कोई एक कैपिटल लेटर्स मैं ऊपर लिखना आई थिंक भूल गया, बट आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा, तो इस छोटी चीजें हैं कि सेट को हम केवल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं करते। तो मैं कह रहा हूं कि ए इज सेट, तो इसका मतलब हम कैपिटल लेटर से ए लिखेंगे, या कोई और सेट बी सी डी कुछ भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स। ओके, तो मैं कह रहा हूं आप लोग बताना इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। मैं कह रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर आपने पढ़ रखा होगा, आगे हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे इसको, कि मैं वो सारे नेचुरल नंबर ले रहा हूं, ध्यान सुनना, जो 1 से छोटे हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट, ये वेल डिफाइन है, पहले तो ये बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं सबको। जैसे मैं आपको कहूं तो आप भी कहोगे हाँ यार 1 से छोटे ही एलिमेंट लेने हैं, मैं किसी दूसरे को पकड़ा दूं वो भी यही कहेगा कि हाँ यार 1 से छोटे ही एलिमेंट लेने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इस सेट में 1 से छोटे एलिमेंट आ सकते हैं? टेल मी द आंसर। इट इज पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट 1 से छोटा होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? ये तो आपने क्लास आई थिंक 6-7 में पढ़ते हैं हम लोग, 1 2 डॉट डॉट अप टू दिस। क्या इसमें कभी 1 से छोटा एलिमेंट होगा? नहीं होगा। सो ए हैज नो एलिमेंट्स, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो जो एम्प्टी सेट है वो इस तरीके से डिफाइन होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज द एलिमेंट x, जो कि n से आ रहा है, बट 1 से छोटा होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। गॉट द पॉइंट? कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, ये आपने एम्प्टी सेट का अब बिल्कुल देख लिया। पहले आपने सेट देखा, फिर एम्प्टी सेट क्या होता है वो देखा। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, अब थोड़ा सा डीपनेस चालू हो जाएगी। और यहां से हम रसेल पैराडॉक्स को थोड़ा सा, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हम बता देते हैं रसेल पैराडॉक्स। अब ये रसेल पैराडॉक्स होती क्या है, ठीक है, सेट्स पे ही होती है, ठीक है। यहाँ से कैंटर सर भी आने लगेंगे अभी, ठीक है। कुछ मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है मैथमेटिक्स पे, ठीक है, उनको समझना बहुत जरूरी है। और यदि उनको अच्छे से नहीं समझा जाएगा तो मुझे नहीं लगता मैथ समझ में आती है। तो मैं आपका ना इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैथ से रिलेटेड जो आपको मजेदार लगे, तब आपको आएगा ना मजा रियल में, है ना। तो वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता आपने ये कभी, आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जेएफसी एक्सियम, ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप कोई भी बुक्स देख लेना उसमें मिल जाएंगी, बट मैं नहीं कह रहा नीड है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हम एक एक्सियम इसकी उठाएंगे बस। इसकी 10 एक्सियम है, ठीक है, बट हम एक उठाएंगे और उससे हम रसेल पैराडॉक्स के लिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका देखना है। तो क्या उठाने वाले हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान, सेट सेट से रिलेट है, ठीक है, सेट से रिलेट करेगी कि इफ x is an object in the set x,
स्मॉल एक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है इन द कैपिटल सेट एक्स, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि स्मॉल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, सो वी राइट, यदि ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो छोटा एक्स है वो कैपिटल एक्स का मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्स क्या है, फॉर एनी सेट, ये कोई सेट है, फॉर एनी सेट एक्स। ठीक है, कोई भी सेट आपने एक्स ले लिया है, कोई भी, और उसके लिए एक्स जो है वो कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि इस एक एक्सियम होती है, वो ये कहती है कि सेट अपने आप में कभी बिलोंग नहीं करता। जो सेट है उसमें एलिमेंट्स तो बिलोंग कर जाएंगे जो उसके अंदर है, बट क्या कभी देखा है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। यू नो ना कि सेट अपने आप में बिलोंग नहीं करता बाय एक्सियम, जेएफसी एक्सियम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, ये मैंने जो आपको पता है पहले से, जो आप 11th 9th 12th जो बैचलर जो भी पढ़ के आते हैं वही यूज हो रहा है, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा मैं। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। तो अब आगे मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं इसको, कि दैट इज नो सेट बिलोंग टू इटसेल्फ। ठीक है, ये पूरा मैं टूल इकट्ठे कर रहा हूं रसेल पैराडॉक्स के लिए। अभी आएगी रसेल पैराडॉक्स और आपको अजीब लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो और इसमें मैं थोड़ी सी एक कहानी भी बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वहां से कैंटर की शुरुआत होती है। चलिए, सो नो सेट बिलोंग टू इटसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेट बनाता हूं मैं, और उसमें कैसे चीजें आती हैं वो देखते हैं। कोई सेट है तो उसमें टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे लिखा होता है रूल ऑफ कलेक्शन। अभी मैं बताता हूं कैसे, मतलब मैं लिख रहा हूं ये सब। देखना, सपोज आपको कोई सेट बनाना है, ठीक है, तो उसमें हमेशा आपको दो चीजें देगा। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किस टाइप के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी एक एम्प्टी सेट बनाया था, है ना, तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। और पीछे क्या दिया था, पीछे यहाँ पे क्या लिखा है, रूल ऑफ कलेक्शन। तो रूल ऑफ कलेक्शन मैंने ये दिया था कि x इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? तो कोई भी सेट होगा वो आपको हमेशा ये दो चीजें देगा। गॉट द पॉइंट? तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट बना लेता हूँ, कोई भी एक सेट बना लेता हूँ कि x जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। कोई भी एक सेट बना लेते हैं, मतलब कोई भी सेट इन दो चीज से मिलकर बना होता है। तो पहले आपको टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो मैंने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ले लिया कि कोई भी एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर से होके आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं रूल ऑफ कलेक्शन। रूल ऑफ कलेक्शन में आपको कोई एक रूल देगा कि भाई जो x है उस पर कोई कंडीशन है, क्या है। सपोज मैं कह देता हूं कि कंडीशन ये है कि x जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक सेट है जिसमें आगे वाली चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और पीछे वाली चीज जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है रूल ऑफ कलेक्शन। ठीक है, मतलब कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेट ए। सपोज मैं आपसे कहूं और ये दोनों ही कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वही सेट में एलिमेंट बनता है। सपोज मैं कहूं जीरो, जीरो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको कर रहा है, तो ये एलिमेंट होगा? नहीं होगा। जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में दोनों को करना चाहिए, एक को करने से नहीं होगा। सपोज मैं कहूं वन, वन नेचुरल नंबर है, वन 10 से छोटा भी है, तो वन इज द एलिमेंट ऑफ ए। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट, कोई भी कुछ पूछना चाहता है आप पूछ सकते हो आप लोग। एक मिनट, मेरा कर्सर ही नहीं दिख रहा है। ये रहा। ओके, ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ओके, सो
अब बात करते हैं, एक सेट डिफाइन करता हूं। अब मेन चीज अब आई है, सो बी केयरफुल। एक सेट डिफाइन करता हूं ए, ठीक है, जिसमें मैं आगे देखना ऑब्जेक्ट कैसे ले रहा हूं। ऑब्जेक्ट ले रहा हूं एक्स इज ए सेट, ठीक है। और जब एक्स सेट है तो आप जानते हो सेट कभी भी अपने आप में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब एक्स इज नेवर बिलोंग्स टू एक्स, ये रूल हो गया। अभी हम ऊपर पढ़, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इसका नाम रसेल पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब पता है ना आपको, हिंदी, ठीक है। तो वही है चीज कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दिमाग को खोल के रखना वरना ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है ध्यान से, ऊपर अभी जो डेफिनेशन बता, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिखाया था कि आप समझें। देखो मैं कंपेयर कराता हूं। मैंने यहाँ पे जो कलेक्शन होता है उसकी जगह मैंने लिया है कि हम जो कलेक्शन लेने वाले हैं वो सेट्स का कलेक्शन लेने वाले, ठीक है। और रूल क्या है कि अभी आप ऊपर पढ़ के आए थे कि यदि कोई सेट है तो वो अपने आप में कभी बिलोंग नहीं करता, तो वो रूल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी देखना क्या चीज आती है। अभी आप शौक थोड़े से होने वाले हो यदि मतलब पहली बार पढ़ रहे होगे रसेल पैराडॉक्स को। तो टू बी ऑनेस्ट इसमें क्या आने वाले हैं, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ सेट्स लिखा हुआ है। मतलब ए अपने आप में एक सेट है और उसमें भी क्या आ रहे हैं, सेट्स का कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एक्स जो है वो सेट ही तो है उसके अंदर, तो यही आएंगे, समझ में आ गया। तो जब यही आएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ द सेट। जो ए है वो कलेक्शन ऑफ द सेट्स है। गॉट इट। लेट, आगे बढ़ते समझते जाइए बस। लेट ए इज ए सेट, लेट भी लिख सकते हो और वैसे भी ए सेट होगा क्योंकि वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। सो ए इज ए सेट, ठीक है। देन यदि ए सेट है, बहुत ध्यान से, यदि ए सेट है तो ए में बिलोंग नहीं करेगा बाई एक्सियम। ऊपर जेएफसी एक्सियम पढ़ के आए थे ना, सॉरी जेडएफसी, कि सेट सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो ए सेट है तो ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और अब ध्यान समझना, क्योंकि ए सेट है और ए कलेक्शन, ए में कौन सी चीजें आ रही हैं, जो भी सेट होगा वो ए में आ रहा है। और ये हमें कह रहा है कि ये हमें कह रहा है कि ए में बिलोंग करेगा। समझ में आया नहीं आया, यही पैराडॉक्स है। यही पैराडॉक्स है कि एक चीज कह रही है कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और जो आप लेके चल रहे हो वो सेट भी है और वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि x इज ए सेट, ठीक है। मैंने, ध्यान समझना, ये आपका सेट है, आप एक सेट बना रहे हो। गॉड, बहुत बहुत ध्यान से, ये पैराडॉक्स है, दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है कि क्या क्या रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा। रिपीट, आई रिपीट द होल थिंग। ए आपका सेट है जिसमें आप एक्स इज ए सेट, और एक्स एक्स कोई सेट है तो एक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और जब एक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो सेट है, तो ए को हम क्या कहें, ए में आ क्या रहा है, ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट ही तो आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं ए को लिख रहा हूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ए ए में बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि ये तो एक्स है। देखो एक्स यहाँ पे कोई भी सेट है, एक्स इज एनी सेट, ये सारे सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो जब ये सभी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए जो है वो भी एक सेट है। तो यहां से यदि हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो ए इज सेट, और ए सेट है तो ए कभी भी ए में बिलोंग नहीं करेगा। और ये कहां से लॉजिक आया था, जेड एफ सी से। बट ये लॉजिक कहां से आया, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या आया कि यदि ए सेट है तो वो ए में तो बिलोंग करेगा ही करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेट। और ये हो गई पैराडॉक्स कंडीशन कि एक आदमी कह रहा है कि मारो और दूसरा आदमी कह रहा है नहीं इसे नहीं मारो। मतलब सॉरी दूसरा आदमी नहीं, वही आदमी कह रहा है मारो और वही आदमी कह रहा है नहीं मारो, ठीक है।
दिस इज पैराडॉक्स, और इस पैराडॉक्स को कहते हैं रसेल पैराडॉक्स। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ये आपका मैथ्स है, समझ रहे हो, यहीं से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता है, मतलब कुछ लोगों को तो यहीं से इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे साथ, और आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछो कि समझ में आया कि मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूं। रसेल पैराडॉक्स, ठीक है, दिस इज रसेल पैराडॉक्स, और यहीं से ये बेसिकली रसेल ने थोड़ा सा कैंटर को समझाने के लिए किया था। ये बहुत अच्छी सी कहानी है, आप लोग इसको विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ सकते हैं। ये रसेल जो थे ना, इनका कैंटर से 36 का आंकड़ा चलता था, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज दिया था, क्योंकि कैंटर साहब ने बहुत सारी चीजें दी हैं, सेट वगैरह, अभी आगे हम पढ़ेंगे उनकी हाइपोथेसिस वगैरह, तो उनको काउंटर करने के लिए रसेल सर ने ये दिया था, ठीक है, और आज तक इसका कोई इलाज नहीं निकाल पाया, ठीक है, इसके आगे मतलब इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है फैक्ट है कि ए ही ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और ए में कर रहा है, तो मतलब आप इसका काउंटर पढ़ेंगे तो कैंटर सर ने ऐसे ही इसको कह दिया था कि ये मतलब आप पढ़ो जाके थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि इसको सादा कह दिया था कि ये तो सिंपल है, तो ऐसे ही है, ठीक है, तो इसीलिए ये फंसी हुई है, कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं, बट मैंने इसको आपको फॉर इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रियल में जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा मजा नहीं आएगा, ये आपके पेपर में तो कुछ नहीं आ रहा है, बट इंटरेस्ट आना चाहिए कि ऐसी भी चीजें हैं मैथ्स में जो मजेदार होती हैं, ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, इट इज अंडरस्टैंडेबल, मजा आया कुछ, या कमेंट करिए आप लोग कि समझ आया या कोई कंफ्यूजन है, रिपीट करूं? ज्योति, विश्वजीत, आकांक्षा, गॉट इट और नॉट? देखना आप लोग एक बार, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, और ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, और आपके कोर्स में तो हो ही जाएगा। सो कोई भी दिक्कत होती है एक बार आप फिर से देखिए, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए, कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, ठीक है, आप सेट्स का कलेक्शन लेते हो और फिर दिखा देते हो कि सेट्स ही उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और एक एक बाई जेड एप बाई डेफिनेशन कहते हो कि सेट बिलोंग करना चाहिए, तो वही वाला हिसाब हो गया कि एक आदमी कह रहा है इसको मारो मारो, वही आदमी कह रहा है नहीं नहीं भाई रहने दो रहने दो, तो वो वाला हिसाब है, ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है जरूर पूछें, ठीक है, चलिए, इसको हम रसेल पैराडॉक्स कहते हैं, रसेल और केंटर का जो मतलब इतना खतरनाक लड़ाई हो रखा था कि जेल वगैरह भी जा चुके हैं वो लोग, ठीक है, रसेल जी, ओके, तो आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पे सब कुछ डला हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो मैथमेटिशियन भी लड़ जाते हैं आपस में, है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके, अब बात करते हैं सबसेट्स की, हमने सेट पढ़ लिया, हमने रसेल पैराडॉक्स देख ली, एम्प्टी सेट पढ़ लिया, ठीक है, अब बात करते हैं सबसेट पे, और उसके बाद मूव करेंगे पावर सेट पे। देखो हम बहुत स्लो चल रहे हैं मुझे पता है, बट आई ऑल्सो टेल यू, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा, डोंट वरी, आप लोग बहुत अच्छे से, हम आगे अभी बढ़ाएंगे गाड़ी को, क्योंकि ये शुरुआत है, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं जगेगा जब तक मजा नहीं आएगा, तो और जो भी बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारा कोर्स, तो ज्वाइन करिए आईटी सैम का कोर्स, ठीक है, और फुल कोर्स है जो कि आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, डेली 1 आवर क्लासेस हैं, असाइनमेंट दिए जाएंगे साथ में, ठीक है, वीकली असाइनमेंट रहेगा, एंड जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे उसके साथ पीवाईक्यू सॉल्यूशन रहेगा, आपके डाउट्स रहेंगे, असाइनमेंट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिए जाएंगे, गॉट इट, सो बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे को ध्यान भी नहीं है, प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाएंगे, मतलब हम लोग जितना दे पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जितना दिए जा रहा है उतना ही लगा लोगे ना तो सिलेक्शन पक्का है, और हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि AIR 1 लाए, लास्ट ईयर भी हमने टारगेट किया था, बट AIR 8 रह गई थी, इस बार भी हम टारगेट कर रहे हैं कि 1 तो आए, मतलब पूरा जी जान लगा देंगे, बस मेहनत आपको करनी है, यदि आप लाना चाहते हो कि हाँ यार मन है AIR 1 लाने का, तो आइए साथ में जुड़िए, और कोर्स बस 2,000 रुपये में है, ठीक है, पूरा कोर्स, ओनली रियल नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ कल बच्चे पूछ रहे थे कि केवल रियल पढ़ाने का 2,000 है, नहीं नहीं नहीं, पूरा कोर्स 2,000 में है, बस दैट्स इट,
ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को, और हम लोग बात करते हैं सबसेट का। तो सबसेट को जल्दी से आप कर लेते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, सो व्हाट इज सबसेट? तो जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट है कि लेट ए एंड बी, कोई दो हैं सेट्स हैं, मैंने दो सेट्स लिए, सेट्स तो हम पढ़ के आए हैं अभी। तो लेट ए एंड बी आर सेट्स, ठीक है, एंड x belongs to a, this implies that x belongs to b। ठीक है, देन आपने दो सेट लिए a और b, और कंडीशन यदि ये फॉलो हो गई कि x a में है तो x b में भी होगा, तो देन हम क्या कहते हैं, देन वी से a इज द सबसेट ऑफ b। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर a सबसेट b का होगा या b सबसेट a का होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, x को आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, वो a का है और वो सारे एलिमेंट b में भी आ रहे हैं, इसका मतलब छोटा सेट कौन सा है, a। तो जो छोटा होगा वो सबसेट होगा, ठीक है, और जो बड़ा होगा वो उसका होगा। मतलब a छोटा था तो a इज द सबसेट ऑफ b, b का। गॉट द पॉइंट? तो बहुत सिंपल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड डिफाइंड एज कि a इज टोटली कंटेंड इन b। आप इसको टोटली कंटेंड इन b कह सकते हो या फिर सबसेट कह सकते हो, दो चीजें कह सकते हैं, सबसेट और टोटली कंटेंट। टोटली कंटेंट का मतलब पूरा ए बी में कंटेंट है, तो बहुत सारे लोग इसको ये भी बोलते हैं, मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो है वो टोटली कंटेंट बोलते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों की बात एक ही है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी या ए इज टोटली कंटेंट इन बी, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इसके और भी डेफिनेशन है। तो ये तो हमारी हो गई एक, देखो हम लोग दो तीन चीजें सीखेंगे। एक तो हो गई आम इंसान, एक होती है मेंटोस जिंदगी। ठीक है, हम मेंटोस जिंदगी वाली डेफिनेशन देखते हैं। ये तो सादा डेफिनेशन है जो सब लोग यूज करते हैं। आप मॉडुलस से पढ़ रहे हो तो कुछ खास यूज करो, है ना, उसका कुछ यूज आए। ये डेफिनेशन नॉर्मली हम कहीं यूज नहीं कर पाते, मतलब इसका यूज, इसे मतलब देखो सबसेट देखना इजी है तो हमें ये लगता है कि यही डेफिनेशन हम यूज कर पा रहे हैं, बट लॉजिकल जो है वो हम ये वाली यूज करेंगे, देखना भी कैसे। ये डेफिनेशन मैथमेटिकली है कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन ए, मतलब ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है सच दैट जो बी में एग्जिस्ट ना करे। ये थोड़ा सा हिल गया हाथ, ठीक है। देन यहां पे भी आप क्या कहोगे, वी से ए इज द, या ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। कितना दो दो, पूरा एक, हमें लगता 5 वर्ड में मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी। यही डेफिनेशन है, बस बस समझने का खेल है। मैथ समझने लगे ना तो मजा ही मजा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देयर डजंट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ए में। ध्यान समझना, ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। मतलब एक्स, एक्स यदि आप कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, जैसे सपोज ए के, इसका मतलब है कि ए के जितने एलिमेंट है वो बी में होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये है बेसिकली। ठीक है, तो देयर डजंट एग्जिस्ट जो चीज होती है, जैसे आप कभी भी देयर डजंट एग्जिस्ट का यूज करते हो तो उल्टा सेंटेंस लिखते हो, मतलब कोई चीज सीधी लिखी हुई है उसको पलट के लिख दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन जो है उसको पलट के यहाँ लिख दिया है। अब आप कहोगे सर क्यों ही लिखना था इसको, उसमें उसी को हम यूज कर लेते, क्यों इतना दिमाग खाना है। तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है अब बताते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकलता है। क्या रिजल्ट निकलता है, इसको डाल लो स्टार। ठीक, और ट्रिपल स्टार, मैं कभी भी किसी भी पॉइंट पे स्टार बनाता हूं तो इन फ्यूचर बहुत सारी चीजों पे स्टार बनाऊंगा, उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार ये है कि इस डेफिनेशन का यूज हम बहुत करते हैं। अब देखो कैसे, कि सबसे पहले डेफिनेशन 1 से चलते हैं, है ना। बाय डेफिनेशन 1, जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी उससे क्या हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो हम इंप्लाई कर सकते हैं कि एक्स ए में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है,
कि ए का तो सबसेट होगा ही होगा, मतलब ए इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए। तो कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, डेफिनेशन 1 ने ये इंप्लाई किया, ठीक है। डेफिनेशन 2 से क्या इंप्लाई आएगा वो देखो, बस उसमें आएगा आपको मजा। ये थोड़ा सा स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नीचे हो जाए, ठीक है। बाय डेफिनेशन 2, कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं ऐसी चीज छोड़ ही नहीं रहा कि आपको कोई डाउट होने दूंगा, ठीक है। बट स्टिल फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो बताना बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, मैं क्या इसे लिख सकता हूं कि एक्स इन ए फाइव, ये फाइव वही है एम्प्टी वाला, ये गलत बनाया मैंने इसको, वो आप आदत डली हुई है मेरी, तो आप वो वाला बना लेना, ठीक है। क्या फाइव में मैं कहूँ एक्स बिलोंग्स टू फाइव, आप कहोगे सर ये कैसी बात कर दी, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट कैसे बिलोंग कर सकता है? तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये वैलिड है, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एक्स इन फाइव। सर बिल्कुल सही बात है कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, सही लिखा है ना ये, ठीक। तो मैं यहां से ये कह रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट फाइव में ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सच डेट जो एक्स में ना हो, फॉर एनी एक्स। अब यही डेफिनेशन को देखो, सेकंड डेफिनेशन जो थी वो यही तो थी, और यहां से हम क्या कह पाएंगे वो बताना। ये देखो यहां क्या कह रहा है, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एक्स इन ए सच दैट एक्स इन बी, एक्स इज नॉट इन बी। वही हमने यहां लिखा है कि देयर डजंट एग्जिस्ट एक्स इन फाइव सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। जब कोई एक्स फाइव में नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं जो एक्स में ना हो। समझ में आ गया, ठीक है। फॉर एनी एक्स देयर डजंट एग्जिस्ट, ये चीज तो मैंने आपको क्लियर करी थी, ये चीज वैलिड है, ठीक है। एक्स फाइव में कभी होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एक्स इन फाइव। तो जब कोई फाइव में नहीं है तो वो एक्स में कहां से होगी? समझ में आ गया, ये नॉर्मली लिखा है, कुछ ज्यादा मत सोचना इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक्स कुछ भी ले लो, कुछ भी, तो यहाँ पे जो ये वाला सेट होता था वो इसका क्या होगा, सबसेट। वही तो है ना, ऊपर ऊपर मैंने क्या लिखा था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यही लिखा था। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, फाइव, ए की जगह क्या है फाइव, और बी की जगह क्या है एक्स, और ये क्या है सबसेट। तो यहां से समझ में क्या आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आया कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपने ये पढ़ा होगा, कभी प्रूफ नहीं करा होगा, दिस इज द प्रूफ, ठीक है। सो empty set is a subset of every set। अब आप कहोगे सर ये एवरी सेट कैसे हो गया, क्योंकि x जो था फॉर एनी x था, यहाँ पे कोई x हमने पर्टिकुलर नहीं लिया था, कोई भी सेट ले लो सबके लिए फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ये तो पढ़ रखा होगा ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ज्यादा काम की चीज है, और ये बहुत ज्यादा यूज हम फ्यूचर में करेंगे। गॉट द पॉइंट, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है अभी, ओके। सो समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी? ओके, वेट, आई अगेन शेयर द स्क्रीन। ओके, सो किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, कुछ पूछना है, कुछ भी, कोई डाउट? ठीक है। मैं अगेन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग लाइव ज्वाइन करें, मजा आएगा मेरे को भी, और ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग करें, ठीक है, थोड़ा सा दिखाएं, मतलब कि यार यस यू आर लाइक के डिस्कस समथिंग, है ना। तो वो चीजें सब अपना थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाएं रियल के लिए। वरना रियल देखो, रियल क्या है ना, जब तक समझ नहीं आएगी कठिन लगेगी, एक बार समझ आने लगेगी ना बहुत इजी लगेगी, बहुत इजी, ठीक है। जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी, ठीक है। सो
चलिए, सो हमने आज क्या क्या देख लिया कि सबसे पहले हमने देखा था कि सेट क्या होता है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर बेसिकली, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा मतलब लाइक स्लो चल रहे हैं, बट इन फ्यूचर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, डोंट वरी। सो सेट्स हमने देखे सबसे पहले, उसके बाद एम्प्टी सेट, ठीक है, रसेल पैराडॉक्स, ठीक है, और फिर हमने देखा सबसेट, और फिर कुछ स्टेटमेंट, ठीक। सो दिस इज लाइक इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। और मैं चाहूँ तो अभी बढ़ा सकता हूँ, बट इतना मुझे एकदम आप पे वर्डन नहीं डालना। बहुत सारी चीजें मुझे लगी होंगी कि मुझे लगी अभी कि शायद आपको समझ ना आई हो, तो आगे हम यूज करेंगे तो सही नहीं है। आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ के आओ। और देखो, सपोज आपको लगता है कि आज आप अपने डाउट नहीं पूछ पाए, तो कल आप पूछ सकते हो। मैं स्टार्ट जो लेक्चर करूंगा वो कल आपके डाउट्स के साथ ही करूंगा, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में पूछिए। आफ्टर दैट वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। ओके, सो वी रेडी एंड अच्छे से पढ़िए। देखो, मैं फिर से 2-3 चीजें आपसे कहूंगा, शर्माना बिल्कुल नहीं है। शर्माई तो आईआईटी जैम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अच्छे से क्रैक करना। आपको कोई भी लगे, मतलब आपको लगे कि यार बहुत ही मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको आ नहीं रहा है, फिर भी आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि छोटी छोटी चीजें बहुत भारी हो जाती हैं बाद में जाके, तो इससे बढ़िया है कि वो क्लियर हो जाए। दूसरी चीज, पढ़ाई में कभी भी कोई भी कहीं भी आपको डिस्कशन करना है, यू कैन क्लियरली ओपन योर माइक एंड लाइक टेल मी कि आप पूछना क्या चाहते हैं और कहाँ पे पूछना चाहते हैं। आपको मैं भले ही 3 बार एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझ नहीं आता है, यू कैन जस्ट आस्क मी कि सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है। सो व्हाट एवर यू वांट यू कैन आस्क मी, ओके। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? वैसे आप लोग तो बोल ही नहीं रहे आज बिल्कुल। सो कुछ भी, विश्वजीत, ज्योति, समझ में आया आप लोगों को लेक्चर? कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू विश्वजीत। ओके, चलो फिर। ज्योति इज लाइक ऑफ द कैमरा एंड आउट ऑफ द स्टेशन, सो नॉट एन इशू, ठीक है। आप लोग, मैं यदि आप ज्योति वीडियो देखेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भी बोला करिए, ठीक है। बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट है, अच्छे से जो मैं पूछूं आंसर करिए, ठीक है। और तब मुझे समझ में आएगा कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है ना। तो मेरे को भी मतलब मौका दीजिए कि आपको समझने का, तभी तो अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा, राइट। तो चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। अभी शुरू के कुछ वीडियोस जो भी यूट्यूब पे ऑडियंस ये देख रही है अभी भी फ्री रहेंगे, आप लोग अपना डेमो दे सकते हैं। आफ्टर दैट इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सो यू कैन पे एंड ज्वाइन द कोर्स, ठीक है। कोर्स बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे है, इतना कम कोई नहीं दे सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट, अमाउंट मैटर नहीं करता है, हम जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे वो मैटर करेगा, ठीक है। आप ये मत समझना कि कम अमाउंट है तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, वो आपके सामने डेमो है और ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सो चलिए, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।